हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर 5 और 6 का रिवीजन कर लिया, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लिए। और आज रात को हम लोग अपना पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे से खत्म करेंगे। कल और परसों मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस 10 मिनट रिवीजन सीरीज लेके आऊंगा कंप्लीट मैक्रो और इंडियन के अंदर, और अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग एंड करेंगे। ध्यान रखना, एक एक करके आपको 20 मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करके जाना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका रूरल डेवलपमेंट से। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस। तो दो तरह के सोर्सेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो बताना है आपको कि कौन सा सोर्स इसमें से जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। नाबार्ड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है, एक बार मुझे फुल फॉर्म इसकी कमेंट सेक्शन में लिख के दो। रीजनल रूरल बैंक इंस्टीट्यूशनल, मनी लैंडर जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है। Read the following text carefully. Statement 1. The purchase of goods, food grain made by the government on MSP is maintained as a buffer stock. तो सरकार जो भी खरीदती है MSP पे सामान खरीदती है, उसको बफर स्टॉक के लिए सरकार मेंटेन रखती है। तो बताओ क्लास, स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड द फार्मर्स अगेंस्ट द शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्ट प्राइस। बिल्कुल ठीक है, एमएसपी किसानों की मदद करता है कि जब प्राइसेस घट रहे होंगे तो भी किसानों को अच्छा दाम मिलेगा उनके अनाज का। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड आते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वेराइटीज ऑफ क्रॉप रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप। एक क्रॉप नहीं उगाना है, डाइवर्स वेराइटी जो है आपको वो उगानी है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो क्या है? अच्छा, वैरायटी ऑफ क्रॉप, तो ये क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन इन सेक्टर, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ, देखो डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप लिखा है, तो मेरे हिसाब से थर्ड का ए होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप। In order to reduce over dependence on agriculture sector, it is necessary to opt diversification. With reference to the given statement, diversification के अंदर क्या क्या आता है? Change in cropping pattern, shift of workforce to agriculture allied activities, shift of workforce to non agriculture sector. तो बताओ क्लास क्या होगा इसका? I think इसके अंदर change in cropping pattern तो है ही है, और शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी, और भी जो एग्रीकल्चर से मिलते जुलते कनेक्टिव एक्टिविटी है उनमें लोगों को शिफ्ट करना, और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में तो करना ही करना है। तो पहला और जो तीसरा है वो तो एग्जैक्ट करेक्ट है, लेकिन दूसरा भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, ये पहले क्लास आ चुका है, आई थिंक सीबीएसई का ही क्वेश्चन है। तो आपने बताना है कि ये क्या कर रही है। मधुमक्खी का छत्ता है, तो मधुमक्खी का जो बी कीपिंग काम होता है वो किसके अंदर आता है? हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। वुमेन इन रूरल हाउस होल्ड टेक बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी। सच काइंड ऑफ एक्टिविटी मे बी इनवाइज्ड अंडर द डाइवर्सिफिकेशन। तो किसके? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आता है, फिशरीज के अंदर, हॉर्टिकल्चर या पोल्ट्री के अंदर। बताओ क्लास, पांचवे का क्या होगा? हॉर्टिकल्चर। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज दे डैश। तो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम जो है वो क्या करता है? मतलब कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसकी बात चल रही है, वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो वुमेन एम्पावरमेंट भी क्रिएट करता है, और वो इनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। हाँ, तो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को मतलब उनकी हेल्प करता है एक तरीके से, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को सपोर्ट भी करता है। तो आई थिंक तीनों ऑप्शन जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हमने पढ़ रखे हैं। सो इसका तीनों ऑप्शन ऑल द अबव करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 7. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इंडिकेट द इनकरेक्ट कंपोनेंट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ना इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। असेंबल, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ये तो है। प्रोडक्शन, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग। असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आपको बताना इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो 7th में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्शन, असेंबलिंग, असेंबल करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना, पैकेट। ठीक है, प्रोडक्शन करना, असेंबल करना, प्रोसेसिंग करना, ग्रेडिंग, ये गलत है क्लास। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन गलत है। ग्रेडिंग जो है यहाँ पे आ गया, फिर प्रोसेसिंग आ गया, असेंबलिंग आ गया। असेंबलिंग आपने कर ही दिया है, तो ये जो है ना, असेंबलिंग के बाद आपका स्टोरेज भी आना चाहिए ना, तो ये गलत ऑप्शन है बी। असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, उसके बाद है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये ठीक है। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, प्रोसेस करना, फिर पैकेज करना, ग्रेडिंग करना, ये भी ठीक है। तो जो इनकरेक्ट कंपोनेंट है कॉम्बिनेशन का वो बी है। ठीक है,
आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव द इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेटेड एग्रीकल्चर मार्केट। जो एग्रीकल्चर मार्केट को सरकार ने रेगुलेट किया था उसका इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? टू मेक इनकरेक्ट ऑब्जेक्टिव कौन सा है? टू मेक द मार्केटिंग सिस्टम एफिशिएंट एंड इफेक्टिव फॉर फार्मर्स टू गेट बेस्ट प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये सही है पहला स्टेटमेंट। देखो पहला स्टेटमेंट सही है, आपको पूछा क्या है? इनकरेक्ट बताना है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए। ओके, अब दूसरा, टू डिस्करेज इंप्रूवमेंट ऑफ मार्केटिंग। देखो यार, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्करेज करने का ऑब्जेक्टिव किसका होगा भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, ये उसको बेहतर बनाना है, एनकरेज करना है, डिस्करेज थोड़ी करना है। तो सेकंड तो गलत है, सेकंड यहाँ पे है नहीं, सेकंड यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड करेक्ट है, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, टू डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम इंप्रूविंग क्वालिटी। यार क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए डिस्करेज क्यों करेंगे? गलत स्टेटमेंट जो है वो सेकंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, और सेकंड फोर ऑप्शन में डी के अंदर है। 9, आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल दैट ऑपरेट्स मेजरली इन पंजाब हरियाणा राजस्थान। बताओ पंजाब हरियाणा राजस्थान में कौन सी मंडी की बात करते हैं? अपनी मंडी। ध्यान रखना, पंजाब हरियाणा राजस्थान में अपनी मंडी है, राइट। तो ये सीयूईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था 2024 में, तो बी केयरफुल, मंडी का नाम आप ध्यान रखना। अभी मतलब एग्जाम जो मैंने ये चीज पढ़ा रखी है, आज सुबह ही मैंने ये रिवीजन कराया है आपको, तो आई होप आपको याद भी होगा। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। Dash can be classified one of the alternative sources of diversification from farm output। बताओ फार्म आउटपुट यानी कि जो आप फार्मिंग कर रहे हो उसके अलावा अपने बागों में, बगियाने में, या फिर आप समझ लो जो बैकयार्ड्स है ना, उसमें जो आप उगाते हो वो क्या है? क्लास आपका हॉर्टिकल्चर है, ठीक है। दैट इज क्या है? हॉर्टिकल्चर। 10th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 पे आते हैं। The institutional sources of rural banking in contemporary India consist a set of multi-agency institution, namely, तो क्या क्या है मुझे बताओ क्लास। जो रूरल बैंकिंग के जो फॉर्मल सोर्सेस हैं, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, लैंड डेवलपमेंट, सारे ही हैं, ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन करेक्ट है 11 का। 12 पे आते हैं। 12 पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा ना, तो भैया आप करेक्ट स्टेटमेंट टिक लगा के आ जाओगे। 12 क्वेश्चन में डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड सस्टेनेबल लायबिलिटी टू रूरल पॉपुलेशन, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट हमने पढ़ा भी आज। डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अलाइड एक्टिविटी। ये तो अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था हमने, बिल्कुल यही पॉइंट था उस क्वेश्चन में भी। एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, याद रखना इंडियन इको में जो भी मैंने तुम्हें एनसीईआरटी की लिखवाई है ना लाइन रिवीजन में, दैट इज मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी नहीं करा रहा है एनसीईआरटी, मैं आपको एक एक करके एनसीईआरटी से उठा कर रहा हूँ। ये लाइन क्लास सब एनसीईआरटी की उठा रखी है, तो आप अलग अलग बुक पढ़ के जाते हो, वो लाइन आपकी मैच नहीं होती यहाँ से और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एनसीईआरटी की सीधी यही लाइन है, अलाइड एक्टिविटी। हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा भी था ना, ऑप्शन में ये लिखा हुआ था, ये सही स्टेटमेंट था ऑप्शन में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर रेवेन्यू लाइक नॉन फार्म एक्टिविटी इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन। भैया ये स्टेटमेंट साफ गलत है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज होगा। भाई अगर आप नॉन फार्म एक्टिविटी करोगे तो आपका रिस्क डिक्रीज होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक है, बेरोजगारी कम करता है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट पे। 13 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6। असर्शन रीजनल क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विन। बताओ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी आर इनसेपरेबल ट्विन्स, तो करेक्ट है बिल्कुल। जहां गरीबी होगी वहां बेरोजगारी होगी, और जहां बेरोजगारी होगी वो गरीबी होगी, दोनों साथ साथ चलते, जिसको आप इनसेपरेट अलग नहीं कर सकते। अनएम्प्लॉयमेंट इज रूट कॉज ऑफ ऑल सोशियो एवल्स। देखो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सारे सोशियो इकोनॉमिक एवल के रीजन क्या है? नहीं। स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। असर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स। 13 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। भैया अनएम्प्लॉयमेंट ही सारी प्रॉब्लम नहीं है, बेरोजगारी ही सारी प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की जगह, ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है। वर्कर्स हु आर ऑन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर, परमानेंट पेरोल पे, वर्ड मैंने यूज किया था, परमानेंट पेरोल पे अगर आप कंपनी को हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, जॉबलेस ग्रोथ बेरोजगारी क्रिएट करता है, क्यों? लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, ग्रोथ रेट इज लो, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि जो ग्रोथ हो रहा है वो लेबर से हो ही नहीं रहा। आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके ग्रोथ करना चाहते हो तो भाई लेबर तो बेरोजगार होंगे ही होंगे। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेस, वर्कर अपने खुद के रिसोर्सेस को यूज करता है जीवन व्यापन करने के लिए, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो। क्या है क्लास आपका? सेल्फ एम्प्लॉयड, रेगुलर नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। 17 रोहन द ओनर ऑफ लैंड ग्रो ओनली 2 क्रॉप इन अ ईयर, ही वर्क 8 to 9 months, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर ही रिमेन्स अनएम्प्लॉयड, ठीक है।
और इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर रोहन फेसिस, तो देखो कुछ कुछ हफ्ते काम करता है 8 से 9 महीने और कुछ हफ्ते बेरोजगार रहता है, तो ये क्या है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब एक सीजन पे काम रहता है इसके पास, मतलब गर्मी में काम रहता है, सर्दी में नहीं रहता, या बरसात में नहीं रहता, या ऑटम में काम नहीं रहता है, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। दो स्टेटमेंट है, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इंडिया इज यूनिफेसिटेड। बताओ क्लास 18 क्वेश्चन क्या होगा, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अच्छा एक ही टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं होता, अलग अलग टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेटर यूज्ड टू एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन कंट्री, करेक्ट है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या कहता है कि भाई जो पॉपुलेशन है हमारी, जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है, अब उसमें से वर्कर कौन कौन से हैं, तो ये बताता है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को मेजर करने के लिए होता ही है। तो 18 का कौन सा ये स्टेटमेंट, 1 फॉल्स और 2, 18 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। 19 मतलब 1 स्टेटमेंट क्या था, गलत था, और 2 स्टेटमेंट था सही। इसको ढंग से पढ़ना, कई बार 2 आगे 1 पीछे लिख देता है, और आप आगे पीछे आप सोचते आगे वाला 1 है पीछे वाला 2 है, जरूरी नहीं, कई बार आगे वाला 2 भी हो सकता है। As per the statement 1, as per the National Sample Survey Organization, unemployment is a situation in which all those who owing to lack of work are not working but are seeking work from prospective employer. They express their willingness ability to work under the prevailing conditions of work and remuneration. तो स्टेटमेंट ठीक है, एज पर द नेशनल सैंपल सर्वे अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं, उस रेट पे काम करना चाहते हैं, वो ढूंढ रहे हैं काम करना, लेकिन काम ही नहीं मिल रहा उनको, तो सही स्टेटमेंट है ये। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली अ मैसिव प्रॉब्लम इन हाईली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया इन द, हाँ बिल्कुल ठीक है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम को 2 लोग कर सकते हैं वहाँ 4 लोग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा लोग इकट्ठे हो गए। अभी रास्ते में किसी लड़ाई हो जाए तो सारे लोग इतने फ्री होते हैं कि वो लोग खड़े होकर, वो सब पूरा भीड़ खड़े होकर देखने, अपना काम धंधा छोड़ के ना उनकी लड़ाई देखने लग जाता है। तो इस तरीके से बेरोजगारी बहुत है, और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है, उसका मतलब है कि जहाँ 4 लोग काम कर सकते थे वहाँ 10 लोग काम कर रहे हैं, या फिर वो एक्ट कर रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं। जैसे आपके स्कूल में कोई काम करवाता है तो अब सारे दोस्त पहुंच जाते हो उस काम को करने के लिए, काम 2 लोगों का है, 10 लोग काम करते हो, टाइम पास करते हो, एंजॉय करते हो, तो ये वही चीज है, इसे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अज्यूमिंग इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी रियल जीडीपी growth rate 9% during a fiscal year, how the economy face significant challenge in terms of creating adequate number of एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो अज्यूमिंग इन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक काल्पनिक इकोनॉमी के अंदर आप अज्यूम करो जो जीडीपी है वो 9% से ग्रो हो रहा है एक साल के अंदर, जबकि इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ, पर हाँ जीडीपी ग्रो हो रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप बताओ कौन स्टेटमेंट है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, इन्फॉर्मलाइजेशन, फॉर्मलाइजेशन, या जॉब। तो देखो यार जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन रोजगार नहीं बन रहा है, किसकी वजह से होता है, मैंने कहा था जॉबलेस ग्रोथ रियल सिचुएशन है, रियल टाइम की सिचुएशन है कंट्री के अंदर, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और देखो क्लास पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे ही पूछ सकता है, करंट काफी टाइम से वो चल रहा है जॉबलेस ग्रोथ, लोग टेक्नोलॉजी को मशीन से काम करवाते हैं ना कि ह्यूमन बींग से, तो ग्रो हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़ रही उसी हिसाब से, तो दिस इज कॉल्ड जॉबलेस ग्रोथ, मशीन से काम कराते हैं लोग। दैट्स इट। आप मुझे बताओ आउट ऑफ 20 कितने एमसीक्यू करेक्ट थे आपके, और हमारा बस 2 चैप्टर बचा हुआ है, आज शाम को करते हैं 5 बजे रिवीजन, 7 बजे पीवाईक्यू और 9 बजे एमसीक्यू, और खत्म करते हैं पूरा का पूरा कंप्लीट रिवीजन इस पूरे के पूरे सिलेबस का। फिर आगे बहुत सारी चीजें और है, लाइव क्लासेस, जो जो बताया सब कुछ कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ऐसा इकोनॉमिक्स का पेपर निकलेगा ना कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वो टफ पेपर कैसा भी आ जाए आप कर लोगे आराम से, और फिर अकाउंट्स भी हम अच्छे से निपटा देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मुझे बताना वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत हो रही है दिन रात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इसे याद जरूर करके आना, जो क्वेश्चन गलत गया उसे लिख के पेपर से पहले पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, और रिवीजन कर लेना अच्छे से शाम को, फिर रात को मिलते हैं और एमसीक्यू बनाएंगे अच्छे अच्छे एमसीक्यू, चैप्टर नंबर एनवायरमेंट यानी कि चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इंडियन पाकिस्तान चाइना, मजा आएगा, सारा डेटा भी है उसके अंदर, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।